हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के जी पार्ट 2 का आईपी सब्जेक्ट। तो हमारा जो लेक्चर है आज 20 है। आज का टॉपिक है स्कीमा एंड सब स्कीमा। yesterday we have take the front end and back end development कि फ्रंट एंड और बैक एंड में किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है। स्टूडेंट्स, आपने फ्रंट एंड और बैक एंड का कल देखा था टॉपिक कि फ्रंट एंड में जो प्रोग्रामिंग होती है, जो उसका आउटर स्ट्रक्चर है, उसमें डिजाइनिंग होती है, वो सब हम फ्रंट एंड में करते हैं। बैक एंड में जो भी कोडिंग का प्रोग्राम, कोडिंग का भाग होता है, तो उसको बैक एंड में किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ रिलेट जरूर होता है। ये वाला टॉपिक उसके साथ थोड़ा सा रिलेटेड है, क्योंकि डाटाबेस पे हम जब डिस्कस कर रहे हैं कि डाटाबेस का मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन होगा उसको हमने अलग स्लाइड्स में लेना पड़ेगा। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो स्कीमा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हायर क्लासेस में आप जब चले जाते हो, गेट के एग्जाम्स में या बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स देते हो, तो स्कीमा और सब स्कीमा के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बैक एंड और फ्रंट एंड की जो प्रोग्रामिंग थी उसके ऊपर भी कोई ना कोई क्वेश्चन वहां से आता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले स्कीमा देखेंगे। स्कीमा होता क्या है? व्हाट इज एग्जैक्टली स्कीमा? स्कीमा मींस स्ट्रक्चर। स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर। एक्चुअली जो स्कीमा है इट इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटाबेस। जो डाटाबेस है उसकी ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होती है। इट इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन description of database। डाटाबेस की ये ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है कि जो डाटा आपका है उसके अंदर जो डाटा है टेबल्स में रखा गया है। टेबल्स के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स क्या किस डाटा टाइप में डिक्लेयर किए गए हैं, क्या वहाँ स्ट्रिंग है, क्या वहाँ पे इंटीजर लिया गया है, क्या वेरिएबल लिए गए हैं, क्या आपने कोई और कैरेक्टर लिया हुआ है, क्या चीजें हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव ए एम्प्लॉय टेबल। आप एक एम्प्लॉय टेबल बनाते हो। मैं सिंपल से एक एम्प्लॉय टेबल बनाता हूं। एम्प्लॉय टेबल में आप देखते हैं कि आपके पास बहुत सारी फील्ड्स रहती हैं। इसकी उन फील्ड्स में आप एम्प्लॉय टेबल को डिस्कस करते हो। मान लो मैंने 3 ले लिए। सबसे पहले आपने एम्प्लॉय नेम ले लिया, एम्प्लॉय नेम ले लिया, एम्प्लॉय नेम के बाद एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर ले लिया, मोबाइल नंबर के बाद आपने एम्प्लॉइज का आईडी लिया हुआ है। एम्प्लॉय आईडी क्या है? फॉर एग्जांपल वी हैव दी 3 एट्रीब्यूट्स। इसकी जो एट्रीब्यूट्स ले लिए, जो भी फील्ड्स हमने ले ली हैं, जिसमें अब इसमें स्टूडेंट्स का डाटा इस तरह से स्टोर होगा। जो जो चीजें आपके पास आती जाएंगी तो एक टपल बनेगा जिस रोज में सारे का सारा स्टूडेंट का नाम और ये सब चीजें मेंशन होंगी। एम्प्लॉय टेबल में एग्जांपल ये ले रहा हूं क्योंकि यू हैव टू डिस्कस स्कीमा। आपको स्कीमा देखना है। स्कीमा की हम डेफिनेशन ले रहे हैं कि इट इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। ये ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटाबेस है। इस डाटाबेस की ओवरऑल डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि इस टेबल में डाटा किस फॉर्म में रखा गया है। क्या रिलेशनल टेबल्स बनाए गए हैं, क्या जो उसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, उसमें कौन सी चीज कहां पे डिस्कस की गई है। मान लो आपका एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम आपका कैरेक्टर में आएगा, वेरिएबल कैरेक्टर्स में वैर में मेंशन होगा। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर आपका स्ट्रिंग इसमें इंटीजर में आ जाएगा। इंटीजर डाटा टाइप ले लिया आपने, क्योंकि आपने विजुअल बेसिक में देखा था कि आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के लिए डाटा टाइप की जरूरत पड़ती है। और ये ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी कुड बी आप इंटीजर में लेते हो या स्ट्रिंग में ले लो। इस तरह से आपके पास जो भी इस टेबल की डिस्क्रिप्शन थी वो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो। तो स्कीमा क्या है? एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मींस आपको पता है कि जो स्कीमा है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स में आप यूज करते हो, 3 लेयर्स में वर्क करते हो। कभी-कभी क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द स्कीमा। स्कीमा की 3 लेयर्स बता दो। 3 लेयर्स का मतलब है कि आपका जो ये पहले वाला एंड होता है दैट इज यूजर्स एंड।
किसी भी डाटाबेस की हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी डाटाबेस आपको एक्सेस करना है तो उसमें सबसे पहले जो फ्रंट एंड पे लोग होंगे, यूजर्स होंगे, वो कौन होंगे? यूजर्स होंगे जो उस डाटाबेस को इस्तेमाल करते हैं। अब यूजर्स इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन वो मैनिपुलेशन कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, वो ओनली जो भी फीडिंग डाटा फीड किया हुआ उसको देख पा रहे हैं। देखने के बाद कुछ ऐसे लोग होंगे जो उसके एडमिन होंगे जो उसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, वो सेकंड वाली स्टेज पे आएंगे, लेवल पे आएंगे, और थर्ड वाले लेवल पे आएंगे जो बैक एंड पे प्रोग्रामिंग होगी। वो प्रोग्राम बना कैसे है, किसने बनाया है, उस प्रोग्राम को बनाने का क्या मेन मकसद है, डाटाबेस किस तरह से रिकॉर्ड और स्टोर्ड हो रहा है उसमें, और उसको रिट्रीव किस तरह से किया जाएगा। ये तीन लेवल्स जो तीन लेयर्स 3R रिलेशंस भी बोलते हैं, और 3 स्टेजेस इसकी रहती हैं, 3 लेवल्स रहते हैं, जिन लेवल्स में आप स्कीमा को डिस्कस करते हो। अब हम कुछ और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्कीमा है किस तरह से वर्क करता है। आपको मैंने बता दिया कि ये जो पहले वाली स्टेज होती है, पहले वाला लेवल, जिसमें एक्सटर्नल स्कीमा मैंने लिखा है, एक्सटर्नल स्कीमा। उसके बाद है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, देन फिजिकल स्कीमा एंड डाटाबेस डिस्क। जो पहले वाला पोर्शन है दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू यूजर्स। जो यूजर्स हैं इस एंड पे वो काम कर रहे हैं कि जो भी यूजर्स होगा, जो भी यूजर होगा वो इस जगह पे काम करेगा। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हर यूजर के लिए एक जैसी एक समान ही फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें कि इस वाले यूजर को जो डाटा देखता है दूसरे वाले को वही दिखे। मान लो ये स्टूडेंट है, ये आपका फैकल्टी स्टाफ फैकल्टी मेंबर है, जो स्टाफ फैकल्टी मेंबर और उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्या इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लो हम एक कॉलेज की एग्जांपल लेते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक कॉलेज है, कॉलेज में आपको डाटाबेस मैनेज करना है, यू हैव टू मैनेज डाटाबेस इन कॉलेज। एक कॉलेज है, कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो जो स्टूडेंट्स होंगे जिस डाटाबेस को ये स्टूडेंट एक्सेस करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट की जब भी रजिस्ट्रेशन होगी तो रजिस्ट्रेशन के बाद इसको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड मिल जाएगा। उसमें वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपने डाटाबेस में चेक कर सकता है, आप इमेजिन करके खुद ही देखिए। आपने कई बार रजिस्ट्रेशन की होगी किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज के लिए, मान लो आप पॉलिटेक्निक के लिए करते हो या किसी बीटेक के लिए करते हो रजिस्ट्रेशन, तो जब भी आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है, और आपको या यूजीसी नेट की एक सेम एग्जांपल ले लो, नेट का फॉर्म आप भरते हो तो उसमें लॉगिन पासवर्ड आपको मिला होता है, आपके पास क्या क्या एक्सेस होते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने फॉर्म कब भरा था, मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट भरे हैं, मैंने फीस कितनी भरी हुई है अपनी, कब मैंने फीस कटवाई हुई है, मेरा पेपर कब होने वाला है, कब इसका रिजल्ट आएगा, या इसकी आंसर कीज क्या है। दीज ऑल थिंग्स जो एक्सेस में होंगी किसके, स्टूडेंट। स्टूडेंट इतनी ही चीजों को एक्सेस कर सकता है, इसके अलावा आप कहो कि उसको उसकी जो डेट है एग्जाम की क्या वो चेंज कर सकता है, जितनी फीस भरी हुई है क्या उसको वो मैनिपुलेट कर सकता है यूजर, नो। स्टूडेंट के हाथ में कोई भी चीज नहीं है। हाँ, डाटाबेस उसको एक्सेस करने के लिए जरूर मिल रहा है, डाटाबेस वही है। डाटाबेस आपका सेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है और डाटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, एक ही जगह पे डाटा सारा स्टोर हो रहा है, या वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट प्लेसेस पे है। लेकिन आपको ये चीज जानने की जरूरत नहीं है कि डाटाबेस कहां पे है, लेकिन यूजर को इतनी फैसिलिटी जरूर मिल रही है कि वो डाटा को एक्सेस कर पा रहा है। यूजर के लिए एक प्रोविजन ये है कि वो इन टच है कि पेपर की वो डेट शीट चेंज तो नहीं हो रही, डेट कहीं बाद में तो नहीं डेट होगी, या इसी सेम डेट पे एग्जाम होने वाला है। तो ये सब चीजें जो भी स्टूडेंट होंगे उनको मिलेंगी। मैं कॉलेज की एग्जांपल ले रहा हूं, जो स्टूडेंट के माध्यम से स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसी डाटाबेस के माध्यम से स्टूडेंट ले पा रहा है। जिस तरह से अभी समय कॉलेजेस बंद हैं तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे अपने यूजर आईडी को लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हैं डाटाबेस को कि मेरे एग्जाम्स कब होंगे, मेरी असेसमेंट क्या होगी, जो भी इंटरनल चीजें हैं आपके स्टूडेंट के रिलेटेड वो आपको मिल रही हैं। बट आपकी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, ध्यान करिए कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और स्टूडेंट हैं क्या उनको एक ही जैसा एक्सेस मिलेगा? क्या इससे ये स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन थी, जो स्टूडेंट देख पा रहा है इंफॉर्मेशन डाटाबेस में, उतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए फैकल्टी मेंबर्स को भी? नो। फैकल्टी मेंबर्स को कोई लीव रखनी है,
मान लो उसको अचानक कोई भी वर्क पड़ जाता है तो उसको एक लीव लेनी है, तो वो क्या करना है, डाटाबेस पे वो अप्लाई कर सकता है कि मुझे 1 या 2 डेज की लीव सैंक्शन की जाए, तो उसके पास ये एक्सेस है कि वो लीव के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या स्टूडेंट कर सकता है? नहीं। स्टूडेंट के डाटाबेस में उसे अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है तो वो अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर सकता है। फैकल्टी मेंबर्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर पाएंगे इससे। फैकल्टी मेंबर्स ने कोई असेसमेंट लिया हुआ है बच्चों का, स्टूडेंट्स का, तो वो असेसमेंट के उसको मार्क्स अपडेट करने हैं क्योंकि उसका आईडी उनको दिया हुआ है फैकल्टी मेंबर्स को, तो असेसमेंट के जो मार्क्स अपडेट करने हैं वो मार्क्स कौन चढ़ा पाएगा? फैकल्टी मेंबर। लेकिन उन मार्क्स को देख कौन पाएगा? स्टूडेंट। स्टूडेंट उसको देख जरूर रहे हैं लेकिन स्टूडेंट उन मार्क्स को हटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। वो एक्सेस इनके पास नहीं है, लेकिन वो एक्सेस किसके पास है? वो फैकल्टी मेंबर्स के पास एक्सेस है। आप देख रहे हैं कि डाटाबेस तो एक है, उस डाटाबेस को अलग-अलग ढंग से व्यू किया जा रहा है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि इस डाटाबेस को एक्सेस तो दुनिया भर के बड़े सारे लोग कर रहे हैं लेकिन वो अलग-अलग ढंग से कर रहे हैं। स्टूडेंट कैटेगरी में है, एक ही डाटा है, उसके लिए एक अलग व्यू है, उसको अलग ढंग से दिखेगा, जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए उसके पर्टेनिंग डाटा को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, डाटा को सिस्टम से टोटली इंडिपेंडेंट रख दें। और सिक्योरिटी मेजर्स के लिए भी एक सिक्योरिटी मेजर्स भी है कि अगर असेसमेंट मान लो फैकल्टी मेंबर्स के बजाय स्टूडेंट्स भी एक्सेस कर सकें तो वो कभी भी अपने मार्क्स को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब कोई भी सेंसिटिव ऐसी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के रीचेबल हो और वो उसको चेंज करना चाहें तो वो तो कर पाएंगे। इसीलिए सिस्टम को, डाटाबेस को इंडिपेंडेंट बना दिया गया है ताकि जो फैकल्टी मेंबर्स करें उसका एक्सेस स्टूडेंट के पास ना हो और जो स्टूडेंट का एक्सेस हो वो वाला फैकल्टी मेंबर्स के पास ना हो। हर एक का अपना अपना एक प्लेटफॉर्म हो। इसमें इसके अलावा फैकल्टी मेंबर्स के अलावा कितने लेक्चर्स लिए उसका रिकॉर्ड, किसके साथ कौन सी मीटिंग करनी है, किस बच्चे को बुलाना है, किस बच्चे की शॉर्टेज हो रही है, ये सब चीजों का रिकॉर्ड इन लोगों ने मैनेज करना है और ये रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट कर देना डाटाबेस में। वो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये बताया जा सकता है कि इस बच्चे की शॉर्टेज आ रही है, ये एग्जाम में नहीं बैठ सकता, इस बच्चे ने फीस पूरी नहीं दी हुई है, इसकी कितनी फी आई हुई है, अभी इसकी कितनी फीस पेंडिंग है। ये सब रिकॉर्ड जो है फैकल्टी मेंबर्स के पास रहेगा जो वो अपने लेवल पे मेंटेन करेंगे। मान लो इसने 50,000 फीस अभी पे कर दी है, इसका एक्सेस अगर स्टूडेंट के पास हो तो वो कल को इसको मैनिपुलेट करके 60,000 भी कर सकता है, तो फिर डाटाबेस का कोई बेनिफिट नहीं रहा क्योंकि आपकी डाटाबेस की ना ही कोई सिक्योरिटी रही और ना ही वो आपके लिए सेल्फ डिपेंडेंट अलग-अलग डिपेंड में अलग-अलग प्लेटफॉर्म में खुल रहा है। तो ये चीजें इसी तक सीमित रहें, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है, इसको व्यू डिफरेंट कर दिया जाता है। आप फैकल्टी मेंबर्स तक सीमित हुए। थर्ड नंबर पे अगर मैं देखता हूं वहां पे एडमिन या डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी होता है, जो डीन होगा उस कॉलेज का, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, जिसने इन सभी लोगों को एक्सेस प्रोवाइड किया हुआ, फैकल्टी मेंबर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी। तो आप देख रहे हैं कि थर्ड लेवल पे काम कर रहा है, जो यूजर्स को क्रिएट कर रहा है, जिसमें फैकल्टी मेंबर्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन डालना किसके हाथ में है? डीन के हाथ में। क्या ये फैकल्टी मेंबर्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितनी देर से एब्सेंट है, इसकी कितनी सैलरी है, कितनी सैलरी इसकी बनती है, वो सब चीजें चेंज करना किसके हाथ में? एडमिन के हाथ में, या जो डीन ऑफ द कॉलेज है। तो आप देख रहे हैं कि देयर आर 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस की ली हैं, नंबर 1, 2 और 3। ये फर्स्ट स्टेज में, ये सेकंड स्टेज में और ये जिसको हम व्यू लेवल भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड व्यू लेवल। व्यू लेवल, इसको व्यू लेवल कहा जाता है। व्यू लेवल के बाद दैट इज कॉल्ड लॉजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, और इट इज कॉल्ड फिजिकल लेवल, फिजिकल लेवल, और समटाइम्स इसको इंटरनल लेवल भी बोलते हैं। जो हम बात कर रहे थे 3 स्टेजेस की, स्टूडेंट ने डाटा अपने हिसाब से व्यू किया, डाटाबेस एक ही है, स्टूडेंट देख रहे हैं उसको कुछ अपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो जो चाहिए थी उसको पर्टेनिंग मिल रही है, स्टूडेंट सेटिस्फाई है। जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उसमें जो भी अपडेशन करनी है या उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसी डाटाबेस पे उसको भी दिख रही है, बट उसका एक्सेस करने का मोड डिफरेंट है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड डिफरेंट होगा, स्टूडेंट का डिफरेंट होगा। और जो एडमिन है
उसका यूजर आईडी पासवर्ड डिफरेंट होगा, बट डाटाबेस एक ही है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज दिख रहे हैं। तो ये व्यू लेवल होता है जो एक्सटर्नल स्कीमा, जहां पे यूजर्स उसको एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के बाद आपके पास आता है कंसेप्चुअल स्कीमा। कंसेप्चुअल स्कीमा मींस लॉजिकल स्ट्रक्चर। वो डाटा जो इंफॉर्मेशन जो एक्सेस कर रहे हैं यूजर, किस फॉर्म में रखा गया है, किस शेप में रखा गया है, क्या वो टेबल्स में रखा है, क्या वो रिलेशनल टेबल्स में रखा है, कितनी रोज और कितने एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किया गया है, किस रिकॉर्ड और किस टपल का रिलेशनशिप आपस में है, किस तरह का उसका ब्लूप्रिंट है, एक स्ट्रक्चर, होल स्ट्रक्चर उस डाटा के रखने का एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। तो लॉजिकल लेवल, उस लॉजिकल लेवल में कॉन्सेप्चुअल स्कीमा आता है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में आपके डाटा का पूरा होल स्ट्रक्चर डाटा होता है कि आपको डाटा किस फॉर्म में रखा गया है, किस शेप में आपका जो डाटा है वो है। कॉन्सेप्चुअल को और क्लियर करते हैं हम लोग देखेंगे कि जो भी डाटा आपका रखा गया है वो डाटा किसी टेबल की फॉर्म में है या किसी रिलेशंस बनाए हैं डिफरेंट टेबल्स के, किस फॉर्म में वो डाटा रखा गया है, उसकी लॉजिकल स्ट्रक्चर है क्या आपके पास यहां नेम लिखा हुआ है, एड्रेस है, एस है, स्टूडेंट आईडी है, उसके रोल नंबर है, उसके बाद फिर और कोई टेबल बनाया गया है जिसमें रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की रखी गई है। कितने टेबल्स हैं टोटल, कितने टेबल्स यूज करने पड़ रहे हैं आपको उस डाटा को शो करने के लिए, क्योंकि उसको एक्सेस करने वाले स्टूडेंट अलग हैं, फैकल्टी मेंबर्स डिफरेंट है, एडमिन अलग कर रहा है। तो हाउ मेनी टेबल्स यू हैव रिक्वायर्ड इस रिलेशन को, इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इसकी शेप आउटर, जिस तरह से आपको, आप चाहते हो मैं घर में मकान बना लूं, आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले आप आर्किटेक्चर के पास जाते हैं। आर्किटेक्चर से क्या करते हो, आप एक ब्लूप्रिंट लेते हो, एक मैप लेते हो, मैप बनाते हो कि इस तरह से मुझे मकान का नक्शा है बनाना है। अब ये इंजीनियर्स के पास जाता है, उसको वेरीफाई करते हैं, फिर जो भी कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं उसको बनाते हैं। दैट मींस सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, आपको कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पे आना पड़ेगा, आपको उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, तभी वो जाके एक्सेस कर पाएंगे। अब आपके पास जो डाटा है वो फिजिकल लेवल में, कंसेप्चुअल तो आपने देख लिया, इसको ब्लूप्रिंट है क्या, ब्लूप्रिंट के बाद उसमें स्ट्रक्चर को, डाटा को रखा किस प्रकार है, क्या वो फोल्डर्स में है, क्या वो डिफरेंट फाइल्स में रखा गया है, प्रिजर्व कैसा गया है, उसका फिजिकल वे क्या है। आपने कॉन्सेप्चुअल में, कॉन्सेप्ट में आपने कॉन्सेप्ट ले लिया कि इस डाटा को कॉन्सेप्ट में इस तरह से लेना है, ब्लूप्रिंट सा बना लिया। ब्लूप्रिंट के अंदर, अब ब्लूप्रिंट में तो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर होगा, एक स्ट्रक्चर बना दिया है कि इतने रूम्स होंगे, यहाँ पे मैप, यहाँ पे डोर होंगे, विंडो होगा, ये सब चीजें बना के एक पेज आपको दे दिया। अब फिजिकल स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली कितनी लैंड आपके पास है, उसके बाद आप कितने बाय कितने का जो रूम बना रहे हो और वहां पे कहां वरांडा बना रहे हो, उसमें क्या क्या चीजें आपको और चाहिए एडिशनली, दैट मींस आपको आयरन की कितनी नीड है, आपको ब्रिक्स कितनी चाहिए, आपको सीमेंट कितना लगेगा, ये सब चीजें जो फिजिकली पार्ट हैं उस चीज के, उसको बनाने के लिए वो सब चीजें आपकी फिजिकल स्कीमा में आती हैं। फिजिकल स्कीमा को इंटरनल स्कीमा भी कहते हैं क्योंकि ये बैकबोन बन जाती है। बैकबोन, इसी से यही जो बेसिक सारी हार्डवेयर चीजें हैं वही सारी की सारी पूरी स्टोर हो रही है किसमें, डाटाबेस डिस्क में। डाटाबेस डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है दैट इज इन द शेप ऑफ फाइल्स, वो फाइल्स में स्टोर होगा। नो डाउट कि आपको यहाँ पे टेबल्स पे दिख रहा है डाटा, बट जब डाटाबेस में फाइल डाटा स्टोर होता है, आप किसी भी मेल को लॉगिन करते हो, सिंपली आप जीमेल में चले जाएं या किसी भी मेल आईडी में चले जाएं, आपने क्या किया, आईडी और पासवर्ड लगा दिया। आईडी और पासवर्ड आपने लगा लिया, फ्रंट एंड से आप काम कर रहे हो, आईडी लगाया और पासवर्ड लगाया, आपकी मेल खुल गई। आपकी मेल कभी कभी नहीं खुलती, आप क्या होता है कि आपको लगता है मैं पासवर्ड भूल चुका हूं, आपको क्या करना पड़ता है, अपना पासवर्ड को या तो चेंज करना पड़ता है या तो फॉरगेट पे जाना पड़ता है। फॉरगेट पे जाने के बाद आपको एक ओटीपी आता है, तो वो वेरीफाई करते हैं कि ये बंदा वही पर्सन है या कोई दूसरा तो नहीं, रोबोट तो नहीं, तो आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आप लगाओगे, हो सकता है पासवर्ड की आपको चेंज करने की फैसिलिटी मिल जाए। आप देख रहे हैं कि आपने जो भी वर्क किया यहाँ पे, आपने फ्रंट एंड पे जो भी काम किया, अगर आपकी मेल खुली या नहीं खुली वो आपको फ्रंट पे दिख रहा है, लेकिन जब भी कोई क्वेरी जा रही है दैट इज बैक एंड।
बैकएंड में जा रही है। सिस्टम सर्वर्स उसको एनालाइज कर रहे हैं, क्या इसके एक्सेस के लिए डाटा है, क्या इसको एक्सेस करना चाहिए, वो उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसकी ऑथराइजेशन को देखता है, उसकी परमिशन को देखता है, क्या ये वही पर्सन होगा, तो जाके उसको एक्सेस मिलेगी। तो वो जो डाटाबेस आपका पड़ा रहता है, वो डाटाबेस दैट मींस आपकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम में तो है। ये नहीं कि आपने आज से पहले कोई मेल आईडी बनाई नहीं है, आपका फोन उसमें एंटर ही नहीं है, आप नई आईडी बना रहे हो और फॉरवर्ड करते जा रहे हो, तो फॉरवर्ड कहां होगा जब तक आपका डाटाबेस में कोई डाटा ही नहीं पड़ा होगा। तो सबसे पहले आपका जो डाटा होता है वो डाटा किसी न किसी शेप में, फाइल्स में, टेबल्स में, हार्ड डिस्क में पड़ा होता है, जो सर्वर्स में पड़ा होता है, वहां से डाटा रिट्रीव होता है। रिट्रीव होके आपका उस फोन नंबर से आपका नंबर मैच होता है, तभी आपको ओटीपी आता है। दैट मींस वो ऑथराइजेशन परमिशन को चेक कर रहा है। चेक करने के बाद आपको वो देख पा रहा है कि ये वही पर्सन है। इस तरह से जो स्कीमा आपका 3 लेवल पे काम करेगा, कंसेप्चुअल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, और यहाँ पे इसके साथ ही कुछ एक दो कॉन्सेप्ट और रहते हैं जिससे सब स्कीमा भी कहते हैं। सब स्कीमा क्या होता है? सब स्कीमा को देखने के लिए आप देखेंगे कि इंस्टेंस भी होता है। इंस्टेंस है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और सब स्कीमा है। इंस्टेंस भी इसी तरह से है कि जो भी डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है आपके सिस्टम में किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में, इंस्टेंस के नाम से है, a data is stored in a collection of data is stored in a database, collection of data is stored in a database in a particular moment of टाइम। मान लो आपको चाहिए कि जो मेरा डाटा था, डेट में डाल देता हूं, फॉर एग्जांपल 4th of April 2018 में मेरे पास कितना डाटा पड़ा हुआ था, उसके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने थे। पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात कर रहे हैं, किसी खास समय में आपका डाटा कितना था, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस। अब अगर आपको यहाँ पे इतना डाटा आपके पास पड़ा हो सकता है अभी आप 4th फिर से ले रहे हो, 4th अप्रैल 2020, इसमें जो डाटा होगा उसकी क्वांटिटी डिफरेंट हो, तो इसमें जो वेरिएशन होती है, या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो डाटा आप मेंशन करते हो, जो रिकॉर्ड आप देखते हो, दैट इज इंस्टेंस। अब इसके साथ सब स्कीमा एक कॉन्सेप्ट छोटा सा इसी के साथ जुड़ा हुआ है। सब स्कीमा और स्कीमा में कोई खास डिफरेंट नहीं है। इट इज ए प्रोग्राम ये भी एक प्रोग्राम है ऑफ डाटाबेस। जो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटाबेस था, ये भी एक प्रोग्राम है जो डाटाबेस की जो डिस्क्राइब कर रहा है, which describe the structure। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे समझेंगे कि स्कीमा और सब स्कीमा में क्या डिफरेंस है। सब स्कीमा और स्कीमा के लिए मैं एम्प्लॉय टेबल लेता हूं, मैंने एम्प्लॉय टेबल ले लिया। उस एम्प्लॉय टेबल में दो तरह के यूजर्स होंगे, एक तो प्रोग्रामर होगा जिसने वो डाटाबेस बनाया हुआ है, जो डाटाबेस पे पूरा वर्क कर रहा है, और एक आपका होगा यूजर जो उस डाटाबेस को यूज कर रहा है। मैं एम्प्लॉय टेबल की बात कर रहा था। एम्प्लॉय टेबल एक बना हुआ है जिस एम्प्लॉय टेबल में प्रोग्रामर जिसने डाटाबेस उस डाटा टेबल को बनाया हुआ है, कितने एट्रीब्यूट्स लिए हुए हैं, किस तरह का रिलेशन है टेबल्स में, ये सब चीजें प्रोग्रामर को पता है। बट यूजर्स क्या कर रहा है, फ्रंट एंड से ओनली उसको एक्सेस कर रहा है। जब आपका यूजर जो उसको एक्सेस कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि दो तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास मिल रही है, एक प्रोग्रामर की और एक यूजर की। इट इज कॉल्ड सब स्कीमा। इसी को सब स्कीमा कहते हैं क्योंकि आपके टेबल में मान लो 3-4 फील्ड्स हैं,
तो उसी में से कोई एक फील्ड वो यूज करेगा। आपके पास एम्प्लॉइज में एम्प्लॉय टेबल में 3 to 4 थिंग्स होंगी, जैसे एम्प्लॉय आईडी। आपने एक टेबल लिया है जिसमें आपके पास एक एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर है। ये सब चीजें यूज हो रही थी। अब प्रोग्रामर को तीनों का एक्सेस होगा, लेकिन तीनों में से यूजर को किसी एक चीज का एक्सेस होगा। उसके मोबाइल नंबर्स को ले सकता है, उसके नाम को ले सकता है। तो यूजर इसको एक्सेस कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। वो आपका स्कीमा रहेगा। ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट था, स्कीमा और सब स्कीमा। जो स्कीमा और सब स्कीमा, क्योंकि स्कीमा का जो कॉन्सेप्ट है वो 3 लेयर्स के मॉडल में चलता है। 3 लेयर का मॉडल्स रहता है, जिसमें आपका पहले सबसे पहले आपका रहेगा एक्सटर्नल स्कीमा, जिसमें 3 तरह की इंफॉर्मेशन व्यूज आपको दिखते हैं। उन 3 तरह के व्यूज में आप स्टूडेंट्स पे जाएंगे, उसके बाद कंसेप्चुअल पे, फिर फिजिकल पे, फिर डाटाबेस लिंक पे। इस तरह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है। चाहे किसी भी डाटाबेस की बात करें, हर एक डाटाबेस में जो स्ट्रक्चर होगी, जो इसका इंटरनल डिस्क्रिप्शन होगी, वो इसी तरह से रहेगी। तो ये आपका जो आज का जो टॉपिक था स्कीमा एंड सब स्कीमा, यहीं पे फिनिश होगा। कल फिर से दूसरा टॉपिक लेके आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।